नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। पूर्व सीपीएस नीरज भारती का कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पद से दिया गया इस्तीफा मंजूर हो चुका है और इसी के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आधिकारिक तौर पर उनके इस्तीफे को स्वीकार करते हुए उपाध्यक्ष पद पर उनकी सेवाएं भी समाप्त कर दी है। इससे पहले नीरज भारती ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए राज्य सरकार और संगठन की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। नीरज भारती ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा था कि ये फैसला लेना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने हमेशा पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किया और कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने के लिए लगातार मेहनत भी की। उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछले 3.5 वर्षों में मेहनती और संघर्षशील कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा हुई, जिससे कि कार्यकर्ताओं के बीच निराशा का माहौल बना। नीरज भारती ने सरकार और संगठन के बीच बढ़ती दूरी की भी चिंता का विषय बताते हुए कहा था कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा है। उनके इन बयानों के बाद राजनीतिक हलकों में लगातार चर्चाएं चल रही थी और पार्टी के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। आपको बता दें तो हाल के दिनों में सरकार और संगठन को लेकर की गई टिप्पणियों के बाद नीरज भारती को जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। अब इस्तीफा मंजूर होने के साथ ही कांग्रेस उपाध्यक्ष पद पर उनका अध्याय औपचारिक रूप से समाप्त हो गया है और इसी के साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस में राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है और इसी के साथ सीएम सुक्खू समेत तमाम सभी मंत्रियों ने इस पर कुछ भी बयान देने से आज उन्होंने परहेज किया है और इसी के साथ नीरज भारती के कांग्रेस छोड़ जाने के बाद अब ये देखना होगा कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता है कांगड़ा में वो किस तरीके का रुख अपनाते हैं। फिलहाल हम अगली खबर की बात करते हैं। शिमला में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज सुबह एंटी चिट्टा एवं स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हरी झंडी दिखाकर की और वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होकर विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित कर रहे थे। मैराथन से पहले प्रतिभागियों के लिए वार्म अप सत्र, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और नशा मुक्ति व स्वच्छ पर्यावरण की शपथ का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना भी रहा। इससे पहले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओक ओवर शिमला में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चिनार वृक्षारोपण अभियान के प्रथम चरण का शुभारंभ किया था। इसी के साथ अगर देखें तो वहीं पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 और 25 में प्रदेश ने इतिहास की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा का सामना किया है, जिससे हजारों परिवार प्रभावित हुए और जान माल का भी भारी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के घावों पर मरहम लगाने का कार्य किया और हर कठिन समय में उनके साथ मजबूती से खड़ी रही। उन्होंने कहा कि हमें ये भी विचार करना होगा कि ऐसी आपदाएं बार बार क्यों आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वन हमारी जीवन रेखा है और सरकार वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है और नीति आयोग की आगामी बैठक में इन मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ई वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और शीघ्र ही हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 297 नई बसें शामिल की जाएगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने चिट्टा और अन्य मादक पदार्थों के विरुद्ध जन आंदोलन शुरू किया है और ये केवल सरकारी अभियान नहीं है, बल्कि युवाओं, महिलाओं और समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी वाला जन अभियान बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर पंचायत स्तर तक चिट्टा तस्करों और नशा कारोबारियों की पहचान की गई है। जिन क्षेत्रों में नशे का प्रभाव अधिक है वहां सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि चिट्टा माफिया नहीं सुधरे तो उनके खिलाफ और अधिक कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त किसी भी
व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक नशे में संलिप्त पाए गए 123 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इनमें 21 पुलिस कर्मचारियों सहित 10 अन्य कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया है, जिसके तहत 174 चिट्टा तस्करों को जेल भेजा जा चुका है और 51 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर दी गई है। नशा कारोबारियों की वित्तीय जांच भी की जा रही है। सीएम ने कहा कि अब तक 76 ऐसी संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है और 17 मामलों में नशा माफिया की संपत्तियों को नष्ट किया जा चुका है। और इसी के साथ अगली खबर की बात करें तो पंचायत चुनाव में भाजपा के जीत के दावों के लेकर सवाल पूछे गए के जवाब में सीएम सुक्खू ने कहा कि बीजेपी जिस प्रकार से 5 गुटों में बंटी है, वो बोल रहे हैं कि जिला परिषद में हमारे प्रत्याशी जीते हैं। सीएम ने कहा कि भाई, जिनको तुमने टिकट दिया उसकी जीत पर तुम कैसे क्लेम कर सकते हो। सीएम ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि भाजपा ने जो घोषित किया उसमें से 90-100 भी नहीं आए। 251 में से 90 से 100 प्रत्याशी भी उनके नहीं जीते और ये जो बार बार अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की बात है, वक्त बताएगा। सीएम ने कहा कि हम सरकार के नेतृत्व में 3 चुनाव हुए हैं, तीनों चुनाव कांग्रेस ने जीते हैं। शिमला नगर निगम के चुनाव हुए, 2/3 से कांग्रेस जीती। 6 विधानसभा के चुनाव हुए, 6 में से कांग्रेस 34 से 40 हुई और तीसरा पंचायत चुनाव हुए जिसमें नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव भी कांग्रेस पार्टी जीती है। सीएम ने कहा कि प्रधान हम जीते, उपप्रधान हम जीते और इन्हीं प्रधान और उपप्रधान की ही वैल्यू है। जिला परिषद और बीडीसी की कोई वैल्यू नहीं है, इनकी वैल्यू सिर्फ एक दिन की ही होती है। आपको बता दें तो सीएम सुक्खू के इस बयान के बाद पूरे हिमाचल प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि सीएम ने कहा कि प्रधान और उपप्रधान की कोई वैल्यू नहीं होती है और इसी बयान को लेकर अब सोशल मीडिया में भाजपा ने खूब चुटकी ली है और इसी के साथ सरकार पर, कांग्रेस पर तंज कसा है और इसी के साथ कई बीडीसी सदस्य और जिला परिषद के सदस्य भी इसमें कूद चुके हैं और सोशल मीडिया पर यह वायरल करें कि आखिर सीएम के इस बयान का क्या मतलब था और जिला परिषद और बीडीसी के सदस्यों की क्या राजनीति में कोई वैल्यू नहीं है। तो फिलहाल इस पर जो है वो राजनीति हिमाचल प्रदेश में जरूर छिड़ चुकी है। अब देखना यह होगा कि ये राजनीतिक रंग आखिरकार जो है वो कहां तक चलता है और इसके क्या परिणाम रहते हैं। फिलहाल हम अगली खबर की बात करते हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती के अवसर पर 23 जून को शिमला में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह फाउंडेशन द्वारा इस दिन प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 6 देशों के बॉक्सर हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। शिमला में प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अलावा मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे और जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा उपकरण भी वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में प्रदेश के विकास और जनसेवा को प्राथमिकता दी थी। उनकी स्मृति में आयोजित कार्यक्रमों का उद्देश्य भी समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाना और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना है। अगली खबर की बात करें तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष पद से नीरज भारती के इस्तीफे को लेकर पूछे गए सवाल पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्हें इस संबंध में अभी पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो नीरज भारती से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने ये फैसला किन कारणों से लिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता आज नियमित स्वास्थ्य जांच के तहत आईजीएमसी अस्पताल पहुंचे। दोपहर करीब 12 बजे राज्यपाल अस्पताल के एमआरआई केंद्र पहुंचे, जहां उनका एमआरआई परीक्षण किया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार राज्यपाल ने रूटीन हेल्थ चेकअप के तहत ये जांच करवाई है। अगली खबर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वसनीय पूर्व नौकरशाह तरुण कपूर को केंद्र सरकार में एक बार फिर बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में उनके कार्यकाल को 1 साल का सेवा विस्तार देने की मंजूरी दी है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनका नया कार्यकाल 10 जून 2027 से प्रभावी होगा। 1987 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रशासनिक गलियारों में
सोलर मैन भी कहा जाता है। हिमाचल काडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी तरुण कपूर नवंबर 2021 में केंद्र सरकार के पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए। इंजीनियर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जाने जाते तरुण कपूर ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री की योजना को धरातल पर उतारने के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार किया था और इसके लिए उनके साथी उन्हें आईएएस सोलर मैन के नाम से भी पुकारते हैं। केंद्र की एनर्जी ट्रांसमिशन एडवाइजरी कमेटी कपूर की अध्यक्षता में बनी है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों जैसे हाइड्रोजन एवं बायो ईंधन इत्यादि की हिस्सेदारी बढ़ाना है। तरुण कपूर शिमला शहर के क्लेस्टन यानी कि लॉन्गवुड क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनकी स्कूली शिक्षा मंडी व पालमपुर में हुई है। अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर कर्मचारियों से जुड़ी कई मांगों को उनके समक्ष रखा। इस दौरान कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते और वेतन आयोग के बकाया एरियर जारी करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से अपनी वित्तीय लाभों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से लंबित डीए और एरियर के भुगतान को लेकर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया है। इस अवसर पर सीएम सुक्खू ने मंत्रिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा है कि प्रत्येक सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और उनके देय भत्तों और अन्य लंबित मामलों के समाधान के लिए जल्द जो है वो उचित कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पूरे एरियर तथा 70 वर्ष के अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एरियर का भुगतान किया जा चुका है और शेष कर्मचारियों के एरियर का भुगतान भी जल्द कर दिया जाएगा। वहीं बैठक के दौरान वन विभाग कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और वन रक्षकों के लगभग 500 पदों को समाप्त करने संबंधित अधिसूचना को निरस्त करने की मांग उठाई। इस पर भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि वन रक्षक कैडर में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी और वन विभाग में जल्द ही 200 वन रक्षकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल की सभी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि सरकार द्वारा लिए जाने वाले सभी फैसले कर्मचारियों और प्रदेश के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को यह भी आश्वस्त किया है कि जो डीए और एरियर लंबित है कर्मचारियों का, उसे भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को शैक्षणिक सत्र 2027-28 से शुरू करने की दिशा में उच्च शिक्षा विभाग ने कदम बढ़ा दिए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में चयनित सरकारी और अनुदान प्राप्त कॉलेजों को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार 6 कॉलेजों में ITEP कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इनमें सरकारी महाविद्यालय चंबा, सरकारी कॉलेज धर्मशाला और राजकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय धर्मशाला, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजकीय महाविद्यालय संजौली, शहीद गुरु गोविंद सिंह जी राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब और सेंट बीट्स कॉलेज शिमला शामिल है, जहां पर बीएड को शुरू किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार विभिन्न संस्थानों में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड और बीकॉम बीएड पाठ्यक्रमों की इकाइयां चरणबद्ध तरीके से संचालित की जाएगी। सेंट बीट्स कॉलेज शिमला में बीए, बीएड एवं बीएससी, बीएड की एक इकाई स्वतित पोषित आधार पर संचालित होगी, जिससे राज्य सरकार पर कोई भी अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। अगली खबर की बात करते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण खबर है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस साल से ही नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस नई व्यवस्था के बाद स्कूलों के एकेडमिक कैलेंडर में भी कई बदलाव हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन स्कूलों में इस साल से ही बोर्ड को छोड़कर सभी कक्षाओं की फाइनल परीक्षाएं करवा दी जाएगी। हालांकि छुट्टियों व स्पोर्ट्स कैलेंडर को लेकर कई बदलाव होने की संभावना भी बताई जा रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा अधिकारियों को एक साथ नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं करवाने के बाद क्या क्या बदलाव किए जाने हैं, इस पर रिपोर्ट मांगी है। वहीं कहा है कि जल्द इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए ताकि सभी स्कूल प्रबंधन भी छात्रों को उसी तरीके से फाइनल परीक्षाओं की तैयारियां करवा सके। हालांकि सरकार ने शिक्षा विभाग को स्पष्ट किया है कि समर व शीतकालीन स्कूलों के छुट्टियों के शेड्यूल में ज्यादा बदलाव ना किया जाए। स्कूलों की छुट्टियां मौसम को देखते हुए हर जिले में अलग अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय सूत्रों की माने तो ग्रीष्मकालीन स्कूलों में दिसंबर में फाइनल परीक्षाएं होने के बाद जनवरी में ही नया सत्र शुरू कर दिया जाएगा और इसी तरह शीतकालीन स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत 15 फरवरी के बाद ही होगी। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन स्कूलों में छात्रों को होने
वाली मानसून व समर ब्रेक पहले की तरह ही रहेगी। सर्दियों में 15 फरवरी तक शीतकालीन स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। शिक्षा विभाग ने वार्षिक परीक्षाएं दिसंबर में ही करवाने के कुछ फैसले के बाद नई गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी है। हालांकि 15 जून तक सरकार को स्कूल निदेशालय की ये रिपोर्ट सरकार को भेजनी होगी। उसके बाद राज्य के लगभग 15,000 शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन स्कूलों में फाइनल परीक्षाओं को लेकर एक ही व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिसका सबसे ज्यादा फायदा स्कूल शिक्षा बोर्ड और समग्र शिक्षा विभाग को भी होगा। और इसके पीछे वजह यह है कि एचपी बोर्ड और समग्र शिक्षा विभाग को एक बार में ही प्रश्न पत्र छात्रों के लिए तैयार करने पड़ेंगे। कुल मिलाकर इस फैसले से स्कूलों में यह बदलाव होगा कि सभी सरकारी स्कूल, चाहे वो समर है चाहे वो विंटर है, उनमें एकेडमिक कैलेंडर पूरी तरह से बदल जाएगा। कई स्कूलों में छुट्टियों का शेड्यूल बदला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो स्पोर्ट्स गतिविधियां और जो दूसरी गतिविधियां स्कूलों में होती है उनमें जो है वो बहुत अंतर आ जाएगा। तो ऐसे में अब जो है वो जल्द नया एकेडमिक कैलेंडर स्कूलों का जारी होगा। स्कूल प्रबंधन को अवगत करवाया जाएगा। फिलहाल 15 दिन के अंदर जो है वो शिक्षा मंत्री को रिपोर्ट जो है वो स्कूल शिक्षा निदेशालय सौंपेगा। उसके बाद स्थिति तय हो जाएगी कि आखिरकार अब हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में किस एकेडमिक कैलेंडर के तहत जो है वो छात्रों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलाई जाएगी। अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत स्थानीय विधायक को संबंधित नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मुद्दे से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किए। कोर्ट के आदेश के बाद विधायक संबंधित नगर परिषद अथवा नगर पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। कुछ नगर परिषदों के चुने हुए पार्षदों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के स्पष्टीकरण पर आपत्ति जताई है कि विधायक भी कानूनन उक्त संस्थाओं के अध्यक्षों के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। प्रार्थियों का कहना है कि बेशक संबंधित विधायक केवल उक्त संस्थाओं द्वारा पारित फैसलों को पारित करते समय वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु उक्त संस्थाओं के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों का चुनाव करने का अधिकार चुने गए पार्षदों का ही है। प्रार्थियों का कहना है कि नामित सदस्य अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। कोर्ट ने प्रार्थियों की दलीलों से सहमति जताते हुए सरकार के इस फैसले पर स्पष्टीकरण पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं और इन मामलों पर अब अगली सुनवाई जो है वो 17 जून को निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट ने एक जिले से दूसरे जिले में तब्दील किए पटवारी के स्थानांतरण आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। प्रार्थी ने आशंका जताई थी कि यदि वो मंडी जिला से कुल्लू जिले में कार्यभार ग्रहण करता है तो उसे इस बात का पक्का भरोसा नहीं है कि उसके द्वारा मंडी जिले में की गई सेवा के संदर्भ में उसके सेवा हितों की रक्षा की जाएगी या नहीं। प्रार्थी का कहना था कि सरकार ने पटवारियों का स्टेट कैडर तो कर दिया, परंतु अभी तक सेवा शर्तों पर इसका प्रभाव स्पष्ट नहीं किया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने प्रार्थी की आशंका को खारिज करते हुए इसे निर्देश दिया है कि वो तुरंत कुल्लू जिले में अपने स्टेशन पर कार्यभार ग्रहण करे। कोर्ट ने कहा है कि पटवारी ही रहेगा, चाहे वो मंडी जिले में सेवा दे रहा हो या फिर कुल्लू जिले में। अगली खबर की बात करें तो वहीं हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी को पिछली तारीख से प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने सेवानिवृत्ति के पश्चात पदोन्नति की मांग से जुड़ी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पिछली तारीख से ना तो प्रमोशन और ना ही कोई सीनियोरिटी दी जा सकती है, क्योंकि संबंधित कर्मचारी उस कैडर में शामिल ही नहीं रहता। याचिकाकर्ता उर्वशी वालिया ने अपनी रिटायरमेंट के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और पिछली तारीख से प्रमोशन की गुहार लगाई थी। इस मामले में जब याचिकाकर्ता नौकरी में थी तब कोई विभागीय प्रमोशन समिति यानी कि डीपीसी नहीं बुलाई गई थी और प्रमोशन उसकी रिटायरमेंट के बाद 1 मई 2025 को किए गए थे। कोर्ट ने कहा था कि प्रार्थी ने किसी पर भी किसी तरह के गलत इरादे का कोई आरोप नहीं लगाया था और ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो याचिकाकर्ता को अपनी रिटायरमेंट से पहले कोर्ट जाने से रोकती ताकि वो प्रतिवादियों को डीपीसी आयोजित करने का आदेश जारी करने की मांग कर सके। अगली खबर की बात करें तो ऊना जिले के उपमंडल अंब के तहत प्रताप नगर की 15 वर्षीय छात्रा प्राची हत्याकांड में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल स्पेशल जज ऊना की अदालत ने उपमंडल अंब के प्रताप नगर में 15 वर्षीय 10वीं कक्षा की छात्रा प्राची की हत्या मामले में आरोपी आसिफ मोहम्मद को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी आसिफ मोहम्मद को उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 50,000 रुपए जुर्माना अदा करने को कहा है। जुर्माना अदा न करने पर 3 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भी होगा। आपको बता दें तो 5
अप्रैल 2022 को 15 वर्षीय प्राची अखबार बेचने वाले आसिफ मोहम्मद ने पेपर कटर से गला काटकर हत्या कर दी थी। घटना के दौरान प्राची की छोटी बहन स्कूल थी, जबकि मम्मी अनुपम वाला पिता अजय कुमार प्रतिदिन की भांति ड्यूटी पर थे। वार्षिक परीक्षा होने के चलते प्राची को छुट्टी थी। उसी दिन आसिफ मोहम्मद ने दोपहर 1 बजे घर में घुसकर हत्या कर दी थी। उधर दोषी आसिफ मोहम्मद के पिता की इसी सदमे में हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया यह भी जा रहा है कि बेटे के दोषी साबित होने और उसे मिलने वाली कड़ी सजा की आशंका से पिता ताज मोहम्मद बेहद मानसिक तनाव में थे। परिजनों के अनुसार रात को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इससे पहले कि उन्हें राहत मिल पाती, हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई। अगली खबर की बात करें तो पूर्व मुख्य सचिव एवं रेरा के पूर्व चेयरमैन श्रीकांत बाल्दी और पूर्व वीरभद्र सरकार में डिप्टी एडवोकेट जनरल रहे एडवोकेट विनय कुमार शर्मा के खिलाफ छोटा शिमला थाना में एफआईआर हुई है। पूर्व मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने श्रीकांत बाल्दी और विनय शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस को दी गई शिकायत में संजय गुप्ता ने आरोप लगाया है कि विनय शर्मा ने बीते 24 मार्च को उनके खिलाफ झूठे और मानहानि करने वाले आरोप लगाए। इससे उनकी प्रशासनिक छवि को नुकसान पहुंचा है। संजय गुप्ता ने शिकायत में लिखा है कि विनय शर्मा के बेनामी संपत्ति, पद के दुरुपयोग, आय के स्रोतों छिपाने, भूमि खरीद में अनियमितता और एफआईआर रुकवाने जैसे आरोप जांच में तथ्यहीन पाए गए हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर पर जांच में भी शिकायत को कानूनी रूप से सही नहीं माना गया है। अगली खबर की बात करें तो चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर भुंतर के हाथी थान चौक के समीप आज सुबह एचआरटीसी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के समय बस में केवल चालक और परिचालक सवार थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दरअसल जम्मू से मनाली आ रही बस को रूटीन जांच के लिए वर्कशॉप ले जाया जा रहा था और इसी दौरान इस कारण बस में सवार यात्रियों को पहले ही दूसरी बस में स्थानांतरित कर दिया गया था। हाथी तीन चौक के पास अचानक सामने एक वाहन आने पर चालक ने उसे बचाने का प्रयास किया और बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बस को काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि चालक और परिचालक दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इसी तरह अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मनाली से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है। यहाँ एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ युवक विदेशी महिला पर्यटक को घेरे हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ अनुचित व अमर्यादित व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने आरोपियों के खिलाफ तुरंत और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद मनाली पुलिस तुरंत सतर्क में हो गई है। हालांकि अभी तक आरोपियों की आधिकारिक पहचान और घटना की सटीक कड़ियों की पुष्टि होना बाकी है। मनाली के उप पुलिस अधीक्षक केडी शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि यह वायरल वीडियो पुलिस प्रशासन के ध्यान में आ चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में पुलिस को अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन इस तरह की हरकत करने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी के साथ अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मौसम अभी भी सुहावना बना हुआ है और इसके साथ ही कई इलाकों में मैदानी क्षेत्रों में लोगों ने गर्मियों से राहत ली है। ताजा बारिश, ओलावृष्टि की वजह से किसानों के लिए, बागवानों के लिए भी यह मौसम काफी राहत भरा है। और अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मौसम विज्ञान केंद्र ने 10 जून तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। ओलावृष्टि, तूफान को लेकर भी जो है वो चेतावनी जारी की है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।